हेलो गाइस। कैसे आप सभी लोग हैं। तो मैं फिर आज हाजिर हूं बहुत दिनों के बाद। तो आज का टॉपिक है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे आपको मैं शॉर्ट में अभी बताता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से होता है वह चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। दूसरा आपका है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ठीक है। तीसरा आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। सबको आप लोग लिखते जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस है, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपका है वह है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। वैंडरवाल डोंट से अट्रैक्शन, वैंडरवाल इंटरैक्शंस, ठीक है। तो ये चार प्रकार का नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस को पढ़ना है आपके लिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप पूरे के पूरे बायोलॉजिकल साइंस को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स है, जैसे कि डीएनए है, आरएनए हुआ, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जितने भी आपका बायोमॉलिक्यूल्स है, इन सभी बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरत है? इन सभी चार कोवैलेंट इंटरेक्शंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ग्लिम्स मिल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस में। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक रहेगा सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, चलिए कॉपी उठा के कॉपी ले लीजिए, बैठिए, और ये एज ए रिवीजन लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं आपको कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें पोलैरिटी हो, जिसमें पोल क्रिएट हो जाए, ठीक है, जिसमें चार्ज का सेपरेशन हो जाए, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मान लो कि आपके पास C+O NH, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से देखेंगे तो ये जो आपका है ये क्या है? ये एक प्रकार से आपका पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। क्या ये? पेप्टाइड है। तो देखो, कार्बन यहां, ऑक्सीजन यहां, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसका डायरेक्शन उधर चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर अपना समय ऑक्सीजन के साथ बिताता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? अगेन यहां NH देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। आपका नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इस कारण से क्या होगा? अगेन इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। इस कारण से क्या होगा? इस पर एक पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। आपका जितने भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का थोड़ा सा पार्ट, उसमें प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सभी में क्या है? पोलैरिटी मौजूद होता है। जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं वे क्या है? वे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट मैंने एग्जांपल लिया वाटर। तो वाटर की तो जितने भी पोलर सॉल्वेंट है जिसमें पोलैरिटी होती है, उसमें पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री का एक रूल्स है, याद रखिएगा सारे बच्चे, लिख लीजिए। रूल्स ये है, कोई भी सब्सटेंस जब डिसॉल्व होता है उसका रूल्स ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। आशा करता हूं सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। तो रूल्स ये कहता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब एक प्रकार, मान लीजिए कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। दिस इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर हो गया? अब आशा करता हूं, ठीक है। तो दूसरी बात, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर वाटर में पुअरली सॉल्युबल होते हैं। ये ज्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। खास करके जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या करोगे? किसी पोलर में यानी एक्वा सॉल्यूशन में डाल दो ना, पता है क्या होता है? क्योंकि नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट से दूर भागेगा,
ये कोशिश करता है कि ये पोलर सॉल्वेंट के साथ अटैच नहीं हो। उस चक्कर में क्या होता है कि नॉन पोलर आपस में ऐसे एग्रीगेट हो जाता है, एकदम ऐसे एग्रीगेट हो जाएगा और कोशिश करेगा कि पोलर मॉलिक्यूल से दूर भागे। ये खासियत होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। आशा करता हूं बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन पोलर इंटरेक्शंस की बात करें तो ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस आपका कोवलेंट बॉन्ड से भी वीकर होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस कोवलेंट से स्ट्रॉन्गर होता है कि वीकर होता है। तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस कोवलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। यानी इसमें 4 प्रकार का नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस। ये चारों जो इंटरेक्शंस है इंडिविजुअली कोवलेंट बॉन्ड से वीकर होता है, इतना दिमाग में रखिएगा। लेकिन जब ये सारे फोर्स एक साथ इकट्ठे हो जाए, कंबाइंड आ जाए, तब इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, कोवलेंट से भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये दिमाग में रखिएगा। तो ये 4 इंटरेक्शन याद रखना काफी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। इस चारों में से आज हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आशा करता हूं सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने के ना डायरेक्ट डायग्राम समझते हैं, एकदम जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। यहां देखो, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो याद रखना, एक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा, ठीक। दूसरा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है। क्या होगा? अगर डायग्राम में देखो वहीं से सब बात समझा देंगे। ठीक है, देखो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा तो याद रखना कि जैसे कि देखो कार्बन और ऑक्सीजन, अभी बताएंगे, ध्यान बस ध्यान से सुनते जाओ। कार्बन ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास कहीं भी दिखाई दे रहा है कोई हाइड्रोजन है? डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच है? नहीं है। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट नीचे देखो, ये ऑक्सीजन है, इससे ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है बॉन्ड को बनाने में। इसे जो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, आशा करता हूं। ठीक है, अब देखते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना कैसे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा, दोनों में जो एटम होता है वह हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होनी चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसको होनी चाहिए, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। यहां देखो, यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में आपका हाइड्रोजन क्या है? इन्वॉल्व है। और यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ देखना आपका 3 डैश्ड लाइन से दिखाया गया है। कहीं भी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में या किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम के बीच में डैश्ड लाइन दिखाया, पैरेलली 3 डैश्ड लाइन दिखाया गया, वो दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को बताता है। आशा करता हूं बात को आप समझ पाए होंगे। आपने क्या सीखा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो, दूसरा एक्सेप्टर हो। डोनर एक्सेप्टर में वहां एक एटम होगा जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। यहां ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इस पर क्वेश्चन पूछा गया है सीएसआईआर में दिसंबर 2012 में, वो क्वेश्चन आपके सामने हम बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसी तरह देखो आगे दिखाता हूं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यह भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो यहां अगर एक बात ध्यान दे, आपको बताएं तो एक चीज लिख सकते हो कॉपी में कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? इम्पार्ट ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एटम हाइड्रोजन को होल्ड किए हुए है, वह एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके द्वारा बनाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए याद रखना कि
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक है, और यहाँ फ्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। ये ऑर्डर याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा है आपके ये CSI के पेपर में दिसंबर 2012 में, वो अभी सिखाएंगे आपको, ठीक है। समझ आ गया, अब आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीक बॉन्ड होता है, जब अकेले सिर्फ यही अकेले मौजूद होंगे ये वीक बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत सारे मात्रा में पाए जाएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां मैं दिखा रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है बिटवीन न्यूट्रल ग्रुप्स। अगेन देखिए, ये ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, ये अगेन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। यहां पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में बना है, देखो पेप्टाइड में क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कहीं भी हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होल्ड करके रखता है, तभी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? आया समझ में कि कैसे पहचानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां हो रहा नहीं हो रहा है? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, हो सकता है CSI पूछ दे, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड में 10% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। क्यों? तो याद रखना, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग। मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं आपको केमिकल बॉन्डिंग, याद रखिएगा, जब ऑर्बिटल्स का ओवरलैप के कारण जब बॉन्ड बने तो उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। 10% ऐसा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड केस में, और 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब यहां पर चार्ज्ड आयन बन रहे, चार्ज होगा तब भी हो सकता है, मान लो ऐसा हो जाए ऑक्सीजन में माइनस चार्ज हो गया, ठीक है, यहां ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोजन है, तब भी हाइड्रोजन बनेगा, यहां पर चार्ज्ड स्पीशीज आ गया, ठीक है। तो 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, 10% कोवैलेंट होता है। इस बात को याद रखना, कल को पेपर में यही पूछ देगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी होता है 23 किलो जूल पर मोल, मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको 23 किलो जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तीसरा, यह हाईली डायरेक्शनल होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनेगा। अगर उस हाइड्रोजन बॉन्ड में थोड़ा सा भी टिल्टिंग आ गया, अभी आगे आने वाले स्लाइड में दिखाएंगे आपको डायरेक्शनलिटी के बारे में, तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, ठीक है। और तीसरा कि चूंकि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एक डायरेक्शनल होता है, इसी कारण से अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल या किसी ग्रुप के बीच में बना है तो उस मॉलिक्यूल उस ग्रुप को ये एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल पोजीशन देता है, ठीक है। आपको आगे अभी दिखाएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। नोट में लिख लीजिए, OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है 470 किलो जूल पर मोल, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है 348 किलो जूल। आपको बता दे कि, सॉरी मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूं तो आदत हो गई, सॉरी ध्यान नहीं दीजिएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है 348 किलो जूल पर मोल। ये पेपर में आ चुका है, CSIR पूछ चुके, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं यहां तक समझ पाए होंगे। चलिए, तो मैंने पिछले सॉरी स्लाइड में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। अभी देखो, चलो ये देखो, ROH, ये हाइड्रोजन बना है ऑक्सीजन से, PO, तो देख रहे हो यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एक ही लाइन में है, एकदम डायरेक्शनल एक ही लाइन में है। ये होता है डायरेक्शनैलिटी, एक ही लाइन में है, लीनियर है। ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में और बना हुआ एंगल, तो ये 180 डिग्री एंगल होता है। ये भी पेपर में आ चुका है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने वाला दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक लाइन में सीधा ऐसे हो, इनके बीच में 180 डिग्री एंगल होता है, वो काफी स्टेबल होता है। दूसरी चीज यहां देखो, OH हो गया, बट यहां देखो ये PO क्या है, एक सर्टेन एंगल से बेंड कर गया, पहले लीनियर था अब ऐसे बेंड कर गया, तो क्या हुआ, बेंड करने की वजह से क्या हुआ, इसका एंगल 180 से घट के मान लेते हैं 120 डिग्री है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर बॉन्ड हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने वाला दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही दिशा में हो, एक ही लाइन में हो ओरिएंटेड, तो 180 डिग्री एंगल बनता है, वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर उस लाइन में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और हाइड्रोजन
के बीच में जरा सा एंगल ऐसे बन गया तो वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखना। इसी एंगल की वजह से बहुत सारा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। ये पहला पॉइंट हो गया कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक कब होगा, स्ट्रॉन्ग कब होगा। दूसरा मैंने यहां लिखा है कि जो एटम बॉन्डेड हाइड्रोजन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो यहां पर आपका है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम पूछे इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा स्ट्रेंथ का, तो ये ऑर्डर होता है स्ट्रेंथ का, ये याद रखना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताया है। आशा करता हूं सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे और मजे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा लिखना कमेंट सेक्शन में, इसके जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अरे भाई हमने तो पढ़ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां बनता है, लेकिन देखिए ये तो पढ़ लेना कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड का उपयोगिता क्या है हमारे बायोलॉजिकल साइंस में, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला उपयोगिता यह है कि आपके बायोलॉजिकल साइंस में जितने भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल, जितने भी अनचार्ज मॉलिक्यूल या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हो, ये आपके पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां शुगर का एग्जाम्पल लिया, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल है तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, बहुत सारे OH बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहां OH बॉन्ड हो गया, आपने डालिया इसको पानी में डाला, क्या डाला, पानी में डाल दिया, तो ये वाटर था, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगा, क्या करेगा, इसके बीच में बनाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट वाटर में डिजोल्व हो जाता है। कारण क्या है, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, डायरेक्शनलिटी होती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ये बॉन्ड काफी स्टेबल होता है। इसी कारण से, यही डायरेक्शनलिटी कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को, उन बायोमोलिक्यूल्स में जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनते हैं, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड उनको हेल्प करता है उन बायोमोलिक्यूल्स को एक प्रिसाइज एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन ले लो, न्यूक्लिक एसिड ले लो, इस सब में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यही कारण होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर प्रिसाइज एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बना पाते हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे और चीजों को देख पा रहे होंगे, क्लियरली समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल पे देख लो, जब तक इस तरह से ओरिएंट नहीं होंगे आपका पेप्टाइड बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड इस दिशा में ओरिएंट कर गया। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड का, डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये है, जब तक ये दोनों स्ट्रैंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ओरिएंट नहीं होंगे, तब तक इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इन दोनों स्ट्रैंड को मजबूर करता है कि आप एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आइए, तब हम बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, तब आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इसी कारण से आपको पता होना चाहिए कि आपके डीएनए आरएनए में क्या होता है, एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बनाता है। वो कब बनाएगा, जब एक पर्टिकुलर पोजीशंस में वह दोनों स्ट्रैंड ओरिएंट होता है। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आशा करते हैं चीजों को समझ पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो एक प्रोटीन यहां है और दूसरा प्रोटीन यहां है, तो प्रोटीन 1 प्रोटीन 2 यहां हो गया। ये प्रोटीन 1 प्रोटीन 2 एक दूसरे से टच किए बिना भी एक दूसरे से इंटरेक्शंस कर सकते हैं। कैसे, इनके बीच में पानी डाल दो, क्या डालोगे, पानी। यहां तक ये पोलर है तो क्या करेगा, ये यहां बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यहां बनाएगा हाइड्रोजन, यानी दोनों प्रोटीन्स बीच में पानी है, तो उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ये प्रोटीन 1 ये प्रोटीन 2 आपस में क्या है, इंटरेक्शंस कर रहे हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिना एक दूसरे को टच किए हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत होगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल रहा है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, दिसंबर 2012 में CSI ने एक सवाल पूछा था। क्वेश्चन ये क्या है, वो आसान सवाल मैं बना देता हूं कि इसमें 4
ऑप्शंस है, 4 प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया गया है 4 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्टिकुलर दिए हुए सॉल्वेंट कंडीशंस में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबसे कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनाएगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब उस हाइड्रोजन को होल्ड करने वाला दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। चलो कंपेयर करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये स्ट्रांग हो जाएगा, छोड़ दो, ऑक्सीजन हो गया, यह नाइट्रोजन हो गया, मतलब इससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। और देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है ये भी सही है, बट चौथा ऑप्शन देखोगे, चौथा ऑप्शन देखोगे तो क्या है, इस हाइड्रोजन के बीच में क्या है, 2 नाइट्रोजन है। आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसी कारण से ऑप्शन 4 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है 2 नाइट्रोजन के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। बाकी में क्या है, बाकी में या तो 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है, उस कारण से उनकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली बढ़ गई। ठीक है, आई समझ में बात, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं विथ एलिमिनेशन मेथड, क्लियर हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन आते रहेंगे सीएसआर में, रिवाइज करते रहेगा, आशा करता हूं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह और भी मैं लेक्चर लेता आऊंगा आपके लिए रिवीजन के पर्पज से। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टाटा, टेक केयर।